हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। तो अब तक हम लोगों की जो क्लासेस हो चुकी हैं उसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर चार्ज हमने पढ़ लिया है। व्हाट इज चार्ज? इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी विच अराइजेज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने देखा था लाइक चार्जेस रिपल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। ठीक है, चार्जेस शोज एडिटिव नेचर एंड चार्जेस आर क्वांटाइज्ड और चार्जेस आर कंजर्व्ड। देखिए बच्चे, आप मेरे साथ अगर बोल बोल के रिवीजन करेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है ना, बोलने से चीजें हमें बहुत जल्दी याद होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था लाइक क्यू इज इक्वल्स टू एन ई, जहां एन था नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, ई था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जिसकी वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक, इसके बाद हमने देखा कूलाम्बिक फोर्स। कूलाम्स फोर्स क्या कहता है? कूलम्स फोर्स दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगने वाले फोर्स को बताता है। कैसे बताता है? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहां पे K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक, Q1 Q2 चार्ज हो गया अपॉन आर स्क्वायर। आप अपनी कॉपी रिवाइज करते रहिए, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंस सम फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे द पॉजिटिव टूवर्ड्स द नेगेटिव। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू आया था। अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल्स टू क्यू ई लगेगा। इतना हम लोगों ने अब तक पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डाइपोल किसे कहते हैं। व्हाट इज डाइपोल? तीन बातें बोली थी मैंने, कौन कौन सी? टू इक्वल अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। ठीक, क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। अ सिस्टम इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस होल सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। डाइपोल मोमेंट कितना आया था? P इज इक्वल्स टू 2QL, या चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम कैलकुलेट करेंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे तो कितनी आई थी? एक्सियल पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी बच्चे 2kp बाई आर क्यूब, जहां p है डाइपोल मोमेंट, k तो पता ही है आर क्यूब, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे आई थी kp बाई आर क्यूब। ठीक, इसके बाद के लेक्चर में हमने क्या देखा था कि बिहेवियर ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो क्या होगा? तब उसके ऊपर हमने देखा था क्या कि टॉर्क लगेगा, और टॉर्क इक्वल्स टू कितना आया था? पीई साइन थीटा। दो कंडीशन की बात की थी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्वेश्चन नीट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या बताया था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है बच्चे? बोलिए। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज क्या? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बच्चे देखिए, अगर आप क्लास मेरी देख रहे हो, एक तो पता नहीं चलता यूट्यूब में, सबसे बड़ी समस्या ये है कि टीचर को ये नहीं पता चलता है कि बच्चे पढ़ भी रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे पता नहीं। ठीक है ना बेटा। तो मैं आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मेरी लेक्चर्स को कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस लेक्चर देखोगे, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो जो सीरीज मेरे यहाँ प्लेलिस्ट में आपको मिल रही है उसको फॉलो करोगे तो आपको कहीं कोई कोचिंग करने की ऑफलाइन जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये लाइव आपको 9 से 10 डेली मिल जाया करेगा। ठीक है ना। आप चाहे तो रेगुलर बेसिस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसमें। इसके बाद हम आते हैं, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा, दो तीन टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। एक है एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। एंगल क्या होता है? एंगल का जो फॉर्मूला होता है, ये क्लास 9 11 का टॉपिक है ना। तो एंगल इक्वल्स टू होता है बच्चे आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। जैसे एक सर्कल है मान लीजिए आपके पास, ठीक है ना। इस सर्कल में अगर हमने इसकी रेडियस मान ली आर है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे? आर है। ठीक, तो ये जो आर्क आप देख रहे हो रेड वाला, ये आर्क सेंटर पे जितना एंगल बना रहा है उसी को बोला गया है एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत? अगर हम मान लें कि ये आर्क की लेंथ dl है, लेट
द लेंथ, let the small length dl make d थीटा एंगल, तो हम लिख सकते हैं d थीटा इक्वल टू आर्क हो गया dl, और रेडियस हमने मानी है कितनी, r मानी है। दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चे, तो इट इज अ सिंबल ऑफ समेशन, सम। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम ये dl1 हो गया मेरा, फिर थोड़ा सा पार्ट ले लिया हमने dl2, फिर उसके बगल वाला ले लिया मान लीजिए dl3, ऐसे ही डॉट 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 सबको ऐड करना है। तो सारों को जब हम ऐड करेंगे तो बेसिकली आएगा क्या, ये जो हम डार्क कर रहे हैं ये आएगा, और इसको क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं इसको। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता कितना है, दिस इज 2 पाई आर अपॉन आर, और ये हो जाएगा आपका बड़ा एंगल थीटा। काट डालो, आर से आर कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई, और 2 पाई क्या होता है, ये रेडियन। मतलब सर्कल सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 2 पाई रेडियन। क्लियर हो गया, बोलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए सॉलिड एंगल देखते हैं क्या होता है। जो सॉलिड एंगल की बात करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब सवाल उठता है कि सर एरिया क्या है, किसका एरिया लेना है। तो देखो ये जो हम बात कर रहे हैं ये सर्कल की बात कर रहे हैं पहले वाले में एंगल में। अब हम बात कर रहे हैं स्पेयर की, किसकी बात कर रहे हैं, स्पेयर। स्पेयर बोले तो क्या, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो 3 डायमेंशनल है। सर्कल आपका 2 डायमेंशनल है और स्पेयर आपका कैसा है, 3 डायमेंशनल है। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जब आप कोई हिस्सा देख रहे हो तो आप ये वाला हिस्सा देखो, तो ये एक प्लेन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आप अर्थ पे खड़े हो कि नहीं खड़े हो, अगर आप अर्थ को देखोगे तो वो गोल है, ठीक, लेकिन आप जब खड़े हो तो आप देखते हो कि वो फ्लैट है। तो इसका मतलब कुछ हिस्से की बात कर रहे होते हैं और वो कुछ हिस्सा क्या है, फ्लैट है। तो उस कुछ हिस्से का एरिया की हम बात कर रहे हैं। तो हमने मान लिया कि इस हमारी अर्थ पे, ये जो हमने ड्रॉ किया है स्पेरिकल अर्थ पे, ये हिस्सा हमने लिया है और जिसका एरिया हम मान लेते हैं कितना है, ए है। कोई दिक्कत यहां तक। तो इसका कुछ रेडियस होगी इसकी, तो मान लेते हैं रेडियस आर है, होगा बच्चे। चलिए ठीक है, तो अगर हम मान लें लेट डी एरिया, मतलब स्मॉल एरिया डी मेकिंग डी ओमेगा एंगल, डी ओमेगा को हम सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आया कि नहीं आया, फिर सम कर दो सारे एरियाज को, तो ओमेगा इक्वल टू, जब पूरा एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पेयर देखेंगे तो वो आएगा आपका पूरा का पूरा स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया कितना आता है, बोलो, हाई स्कूल में पढ़ा था, 4 पाई आर स्क्वायर। याद नहीं था बेटा आपको, नहीं याद है तो उसका मतलब आप पढ़ाई नहीं करते हो। अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई क्या, इस टे रेडियन। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक टर्म आता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर होता क्या है, तो एरिया वेक्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी, तभी आपको एरिया वेक्टर समझ में आएगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर को समझने के लिए हमें 2 बातें कौन कौन सी याद रखनी है उसको हम देख लेते हैं। तो एरिया वेक्टर के लिए हमें पहली बात याद रखनी है कि इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और नंबर 2 बातें क्या याद रखनी है कि आउटवर्ड या आउटसाइड होगा। ये कैसा होगा, आउटसाइड। इसको समझते हैं ये हो कैसे रहा है। देखो जैसे सपोज करिए ये बॉक्स है, ठीक है ना, एक बॉक्स है आपके सामने, ये फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है ना, तो एक बॉक्स हो गया। अब एक बॉक्स की जो ऊपर वाली सरफेस होगी, ये ऊपर वाली सरफेस है जो दिख रही है सबको, इस ऊपर वाली सरफेस का जब हमें एरिया वेक्टर निकालना होगा तो वो एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस के पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस।
मतलब बाहर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए, मतलब ये हो गया डायरेक्शन, हो गया कि नहीं हो गया। और बोला है आउटवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड का मतलब सरफेस से बाहर की तरफ। सरफेस के दो हिस्से बनेंगे ना, एक तो बॉक्स नीचे से इसके, तो बॉक्स के अंदर की तरफ एक इनसाइड हो गया और एक आउटसाइड हो गया। तो एरिया वेक्टर के लिए हमें दो चीजें कौन कौन सी याद रखनी है। नंबर एक कि द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड आउटसाइड फ्रॉम द स्पेयर, या स्पेयर या फिर एनी स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक हमने बना दिया बॉक्स, कैसा बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स बना दिया। अब आपको यहां पे कितनी सरफेसेस दिख रही हैं, बोलो। तो बॉक्स में कितनी सरफेस होती हैं, एक ऊपर एक नीचे दो, लेफ्ट राइट दो दो चार, आगे पीछे 6 सरफेसेस होती हैं। इन 6 सरफेस को आप अपने कमरे में बैठ के देखो, जिस कमरे में बैठे उस कमरे की दीवारों को अगर आप देख रहे हो तो आप ऊपर वाली दीवार के बारे में सोचो जो आपके छत पे है, उसका डायरेक्शन किधर होगा एरिया वेक्टर का। अब आप कहोगे सर हम अंदर बैठे हैं तो अंदर की तरफ होगा, नहीं, अभी भी किधर होगा, बाहर की तरफ ही होगा। तो जब हम ऊपर वाली सरफेस की डायरेक्शन निकालेंगे, दिख रही है आपको लाइंस, तो उसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर आएगी, अपवर्ड आएगी। दिस इज द एंगल, प्लेन से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। दिस इज द एरिया वेक्टर डीए। कोई दिक्कत। अब आप राइट साइड की दीवार के बारे में सोचो, राइट साइड की जो दीवार आपके सामने बनी हुई है इसकी डायरेक्शन किधर आएगी, अवे द पॉजिटिव, अवे द सरफेस, मतलब बाहर की तरफ, उस साइड की तरफ आएगी। कितनी आएगी, ये भी डी आएगी। कोई दिक्कत, बोलिए। ये देख रहे, ये एक सिलेंड्रिकल पेन है, ठीक है ना, हाँ ये सैमसंग की पेन है, बहुत महंगी है, आई नो। चलिए अच्छा, ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये सिलेंड्रिकल का एक पार्ट है, हिस्सा है। अगर तो इस सरफेस की अगर हम डायरेक्शन निकालें तो किधर आएगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगी पहली चीज तो, और आउटवर्ड आएगी, मतलब बाहर की तरफ आएगी। क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए, ये देखिए मैंने बना रहे हैं आपके सामने सिलेंडर में, तो इस सिलेंडर में आप कितने हिस्से का एरिया वेक्टर लिख सकते हैं, हम सबका एरिया वेक्टर लिख सकते हैं। ऊपर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर लिखेंगे किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा, नीचे वाले का भी आउटवर्ड आएगा, और इधर का इस डायरेक्शन में आएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। तो एरिया वेक्टर के लिए आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। नंबर एक, इट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर दो, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस। ये कंसेप्ट है जिनको पकड़ के चलेंगे तभी आपके आगे सवाल बनेंगे। बढ़े आगे, चलिए ठीक है, लिख लीजिएगा। आप इन स्लाइड्स को नोट जरूर करते चलिए कॉपीज पे, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है, तो पहले तो आप डेफिनेशन जान लो फ्लक्स क्या होता है। तो अगर हम फ्लक्स की बात करें तो फ्लक्स दो टाइप का होता है, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स और एक होता है बच्चे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें कुछ समय बाद पढ़ना है, कुछ लेक्चर्स के बाद हमें मिलेगा, अगले टाइम है अभी इसमें, ठीक है ना। बट आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्लक्स पहले जानेंगे। फ्लक्स का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस which passing perpendicular to the surface is known as flux। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। जैसे सपोज कीजिए ये आपकी दो चार्ज प्लेटें हैं, एक पे मैंने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, एक को नेगेटिव चार्ज दे रखा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। समझ में आ रही है बातें, बोलिए। क्लियर। अब इसके बीच में हमने एक सरफेस लाके रख दी ऐसे, और मान लो 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस प्लेन से इस प्लेन जा रही थी, और जैसे ही हमने सरफेस लाके रखी 100 की 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे होकर पास कर रही हैं। तो जब 100 की 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे होकर पास कर रही हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स कितना हो गया, या फ्लक्स कितना हो गया, तो फ्लक्स हो गया तुम्हारा 100। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन 100 थी जो कि परपेंडिकुलर पास कर रही थी, इसलिए फ्लक्स हो गया 100। मान लो कि कोई एक चार्ज पार्टिकल है, इकलौता चार्ज पार्टिकल है Q। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई थी,
अवे द पॉजिटिव, अवे द पॉजिटिव, अवे द पॉजिटिव आपने पढ़ रखा था, आप बार बार चिल्ला रहे हो अवे द पॉजिटिव, अवे द पॉजिटिव। हमने लाके यहां एक फ्लक्स, एक सरफेस रख दी, इस सरफेस से 3 लाइन पास करती हुई आपको अपनी बुक में दिखाई, कॉपी में दिखाई दे रही होंगी, लेकिन क्या सबकी सब परपेंडिकुलर हैं? नहीं, ये और ये नहीं है, सिर्फ हमने मान लिया कि एक ही फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चे? 1। आई बात समझ में? तो फ्लक्स क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस which passing through the surface perpendicular to the surface is known as electric flux। कोई दिक्कत? तो what is the definition of electric flux? It is defined as a number of electric field lines passing perpendicular to the surface is known as electric flux। क्लियर? फिर से बोलिए, क्या बोला? आप आराम से सुनिए, लिखिए, ठीक है? number of, it is defined as the number of electric field lines passing perpendicular to the surface is known as electric flux। क्लियर? बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या गिनना ही पड़ेगा? हम तो हमेशा गिन नहीं पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकल रही है, तो कोई फॉर्मूला नहीं है? है फॉर्मूला। तो अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो पहला चीज तो लिखा है नंबर है। नंबर का मतलब हो गया कि सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखना पड़ेगा कौन कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन कौन सी नहीं है। जो हैं उनको ऐड करना पड़ेगा आपस में, यही तो करना पड़ेगा। तो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लक्स इज फाई, याद रहेगा, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। हर एक लेटर का अपना मतलब है, हर एक, देखो क्या है सब चीजें समझना, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, आप धीरे धीरे कंसेप्ट पकड़िए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है? फाई है आपका फ्लक्स और ये डॉट है। डॉट को हम बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि ये भी वैल्यू एक स्केलर है, मतलब फ्लक्स हमारा क्या है? एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है, याद रहेगा। यूनिट क्या आएगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी? न्यूटन पर कूलम आई थी, और मीटर की हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगर डायमेंशन की बात करें तो भैया डायमेंशन कितनी होगी? न्यूटन की होती है MLT-2, पता है सबको। मीटर की होती है L और L2 हो जाएगा, कूलम की होती है कितनी? AT। बोलो क्या कुछ कटे फटेगा? कुछ नहीं कटे फटेगा। तो इसका मतलब कितनी वैल्यू आ गई? ML 1 और 2 बोले तो 3 माइनस 2 और 1 ऊपर गया तो -3 TA-1। तो डायमेंशन ऑफ फ्लक्स कितना आ गया बच्चे? ML3 T-3 A-1। याद रहेगा? पक्का? आगे बढ़े। हम आपको चैप्टर के आखिरी में वैसे समरी लिखा देंगे, बट मैं कोशिश करता हूं कि हर लेक्चर में एक बार रिवीजन जरूर कराऊं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता है बच्चे। देखिए, रिवीजन अगर आप कुछ इस तरीके से करें कि डेली आप कोशिश करें रिवाइज करने की चीजों को, तो एक टाइम बाद आपको सब कुछ तैयार रहेगा और रिवीजन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने खुद फॉलो किया है। मैंने अपने, जब मैंने खुद पढ़ाई प्रिपरेशन की थी तो मैंने अपने यहाँ अपने मतलब पढ़ाई में अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने क्या किया था कि मैंने एक एक चैप्टर को लगभग 60 बार रिवाइज किया, 2 ढाई महीने लगातार रिवाइज किया है। मुझे इतना तक पता होता है कि कौन सा लेटर किसके बाद क्या लिखा हुआ था, सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो अगर आप रिवीजन करेंगे, अब इसमें टाइम नहीं लगता है, मैं आपको ये नहीं कि दिन भर बैठ के पढ़ो, मैं इसका बिल्कुल वो नहीं हो कि ज्यादा मेहनत करने से रिजल्ट आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करिए, डायरेक्शनल करिए, ठीक से करिए, रिजल्ट आएगा, अपने आप आएगा, ठीक है ना। कोशिश कीजिए रिवीजन को ज्यादा पार्ट बनाइए। मेरा मानना है बेटा, नया कुछ सीखिए मत सीखिए, लेकिन पुराना नहीं भूलना है। पुराना नहीं भूलने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, क्या? रिवीजन। अगर आप रिवीजन टाइमली कर रहे हो तो आपका काम चलता रहेगा। चलिए, अच्छा इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़े। इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या लिखा है? फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी ए। देखो इस पे एक क्वेश्चन आया है,
ये क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिल जाता है पेपर में। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन E इक्वल्स टू, आपको गिवन है कितना है 6I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप दिया है, और बोल रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एरिया 20 यूनिट्स लाइंग YZ प्लेन। सारा गेम प्लेन का फंसाएगा। प्लेन को समझते हैं, ये आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये x एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक। तो YZ प्लेन कौन सा बनेगा, ये z है और ये y है, तो YZ प्लेन ये बनेगा, बनेगा। और YZ प्लेन अगर ये वाला बन रहा है तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, सोचना, परपेंडिकुलर एंड अवे द पॉजिटिव, परपेंडिकुलर अवे इधर आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दी गई है वो कितनी दी गई है I कैप, और कितना I कैप 20I कैप, क्योंकि 20 यूनिट भी लिखा है साथ में। नहीं समझ में आया, फिर से समझते हैं, लोड नहीं लेना। x, ये x, ये हो गया x, ठीक, ये हो गया y, हो गया। x और y से मिलके जो प्लेन बन रहा है उसको क्या बोल दोगे, XY प्लेन बोलोगे पक्का। ये रहा XY प्लेन, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर अवे द पॉजिटिव, ऐसे होगी कि नहीं होगी, इतना समझ में आया। अब अगर ये y था और ये z था तो YZ प्लेन बना कि नहीं बना, ये वाला, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर अवे, बाहर की होगी, कोई दिक्कत। हाँ, अब कुछ बच्चे कह रहे हैं नेगेटिव भी तो हो सकती है, अरे बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम प्लस लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक। तो उस केस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था, E डॉट ए, यही तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। इंटीग्रेशन कहाँ गया बेटा, जब डायरेक्ट वैल्यूज लिखी हो तब इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन तब करेंगे जब फंक्शन के फॉर्म में वैल्यूज दी गई होंगी, ठीक। आएगा क्वेश्चन, मैं बता दूंगा आपको। E कितना है, E है आपका 6I प्लस 3J प्लस 4K डॉट 20I, I का I से, J का J से और K का K से करते हैं, क्योंकि बाकी सबके साथ आपस में जीरो हो जाती हैं वैल्यूज। याद करिए क्लास 11th, कितना आ गया 6 इंटू 2 120 यूनिट्स, दिस इज द व्हाट फ्लक्स। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया, आगे बढ़ूं। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं क्या लिखा है। आ रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5 वोल्ट पर मीटर, ये भी यूनिट होती है, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, शुरू किया जाए। देखो भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 25 वोल्ट पर मीटर, और एरिया दिया गया है आपको 10 इंटू 15 बोले तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले तो 150 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझना। अब गेम शुरू होता है, क्या शुरू होता है, ये है सरफेस, ठीक। ये जो सरफेस है, इस सरफेस को हटाओ पहले, सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। देखो, सच दैट नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब सरफेस का जो नॉर्मल होगा, मतलब डायरेक्शनल वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री। मतलब कि ये जो आपका प्लेन था उसकी डायरेक्शन वेक्टर डी ए ये आया, और जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है वो कुछ ऐसे लगी हुई है, और ये एंगल कितना बना रही है 60 डिग्री बना रही है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फ्लक्स का E डॉट ए, डॉट को हटाते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है E A कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से आ गया भैया, अब तो डॉट प्रोडक्ट पढ़िए क्लास 11th, जाइए बताओ भैया कितना आ जाएगा। E कितना दिया गया है, E दिया गया है 25, A कितना दिया है 150 इंटू 10 की पावर -4 कॉस 60 1/2, काट डालो, 2 से काटा 75, बोलो कितना आएगा 75 पंचे 25 पंचे 125 की 5, हंसी आया 12, 25 छक्कर 150, 25 सत्ते 175, 175 और 12 85, 2 87 187 इंटू 10 की पावर -4, बोलो कितना आ गया 0.1875 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर
कूलम। कोई समस्या नहीं क्लियर है तो बोलिए। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉसियन सरफेस क्या होती है? कुछ नहीं होती, कह दो, फालतू चीज होती है। इमेजिनरी सरफेस है। कैसी सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस है। इमेजिनरी मतलब जो आप मन से बनाते हो। जैसे आप कहा कि एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, तो ऐसी सरफेस जो इस चार्ज को बंद कर दे क्या कहलाएगी? गॉसियन सरफेस। आई बात समझ में? मान लो एक लाइन चार्ज है, प्लस 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 चार्ज है। अब इसकी गॉसियन सरफेस कैसे बनेगी? ये हो गई सिलिंड्रिकल। मतलब कि अगर कोई एक बल्ब जल रहा है तो उस बल्ब की रोशनी को रोकने के लिए जो भी सरफेस आप बनाना चाहो उन सभी को हम क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस। जैसे एक बल्ब जल रहा था यहां पे और उस बल्ब के चारों तरफ हमने एक स्पेयर ला के रख दिया, तो वो स्पेयर क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज अ इमेजिनरी सरफेस विच इज यूज्ड टू इनक्लोज द चार्ज। क्या डेफिनेशन देंगे? इट इज एन imaginary surface which is used to enclose the charge। जो चार्ज को इनक्लोज करने के काम आता है, मतलब बंद करने के लिए काम आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। तो व्हाट इज द गॉसियन सरफेस? It is an imaginary surface which is used to enclose the charge is known as Gaussian surface. Got it? आगे बढ़ूं? चलिए नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है आज का। टॉपिक का नाम क्या है? गॉस थ्योरम किसे कहते हैं? देखो बच्चे, गॉस थ्योरम के लिए एक फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या होता है फॉर्मूला गॉस थ्योरम का? फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज्ड upon epsilon naught। This is your Gauss theorem। क्या लिखा है पढ़िए। It states that the total electric flux through a, देखो मान लो एक चार्ज है प्लस क्यू, तो खुले चार्ज की बात नहीं करेंगे। जैसे आप मार्केट में खुला सामान नहीं पसंद करते हो लेना, वैसे हम खुले चार्ज की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कैसे चार्ज की? जो बंद हो। और बंद कर अगर खुद नहीं है तो हमें करना आता है। कैसे आता है? गॉसियन सरफेस का यूज करके आता है। तो हम किसको बुलाएंगे? गॉसियन सरफेस को बुलाएंगे। हम कहेंगे चार्ज को बंद करो। और चार्ज को बंद कैसे करेगी? वो चार्ज के चारों तरफ एक लेयर बना देगी इमेजिनरी, और उस लेयर से क्या होगा? चार्ज बंद हो चुका है। तो गॉसियन सरफेस की हेल्प से हमने चार्ज को उस सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दी। इमेजिनरी मतलब है नहीं, बस मान लिया है कि वो बंद है चार्ज। ठीक। तो इट स्टेट दैट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब यहां पे वो वही सरफेस है हमारी, कौन सी? गॉसियन सरफेस। इनक्लोजिंग अ चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनक्लोज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मान लीजिए ये सरफेस है, अब इसके अंदर भैया 2 कूलम भी है, क्यू भी ले लेते हैं, ऐसे भी लेते हैं वैल्यूज को, प्लस 5 क्यू है, माइनस 3 क्यू है, प्लस 2 क्यू है, माइनस क्यू है। 4 चार्ज हैं अलग अलग। टोटल कितने चार्ज हुए? तो जब हम क्यू इनक्लोज की बात करेंगे तो क्यू इनक्लोज हमारा सारी चार्जेस का एडिटिव नेचर। क्यों? क्योंकि हमने बताया था चार्जेस शोज एडिटिव नेचर। तो एडिटिव नेचर लेंगे तो प्लस 5 क्यू प्लस 2 क्यू माइनस 3 क्यू माइनस क्यू, 5 2 7 में से 4 गई 3 क्यू। तो फ्लक्स आपका कितना आ गया? 3 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज आंसर। अपने को सिर्फ ये देखना है कि उसके अंदर चार्ज इनक्लोज कितना हो रहा है, उसके अंदर चार्ज कैद कितना हो रहा है। जितना चार्ज उसके अंदर इनक्लोज होगा वही हो जाएगा हमारा क्यू इनक्लोज्ड, और उसकी वैल्यू फ्लक्स की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी? 3 क्यू या क्यू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया? बोलिए आज का जितना टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया एक बार आप उसको लिखा है अगर आपने अच्छे से तो उसको रिवाइज कीजिएगा, फिर आप
अगला लेक्चर हमारा नेक्स्ट क्लास में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए थैंक यू बच्चों, बाय।